हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चार ब्लॉग गाइस। अभी मैं यूट्यूब देख रहा हूँ। अरे शिट, ओए ये वाला देखते गाइस, देखते रहना गाइस ये क्या करता है। ओके देख लो। अच्छे भी नहीं लगेंगे। ओह माय गॉड, आई लगेंगे सिर्फ दो ही गिले। देखो फिर आ गई है, फिर आ गई है, फिर आ गया ककाशी। देखो गाइस, ओह माय गॉड, कहाँ और शांत का दिन तक उसके प्याले को पहुंचाने हम चले, सागर की हवाएं और लहरों को लिए। लहरों के उस पार एक शाम है सुहानी सी, जहां आसमां को घेरेगा ये पंछी साथ में। अलविदा किनारों को और उनके गांव को, आओ मिलके गाए हम लुटेरों का ये गीत। है चमकती लहरें ये सोने और सही था ये तक उस ये बन रहा है काशी प्लीज काशी बनता है। नहीं लगे तो यार काशी यार सही समझा था। तलवार उठा सकते हैं। अब्बू के तो लाइक कर रहा है देखो गाइस, अल्लाह गंदा इंसान है ये तो।
बेबी गुगू गागा। गुगू गागा। चिंटी बर्फीली हवा में अकेली कांप रही है, लेकिन रुको, वो इसी डिब्बे में छिपी है और इंतजार कर रही है कि तुम उसे बचाओ। मुझसे वादा करो कि तुम उसकी रक्षा करोगे, ठीक है? अपने पालतू जानवर को तुरंत। अरे रुक जाओ, अरे मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। मेरे आम कहाँ हैं? कौन से आम? अरे कहाँ जा रहे हो? आम लेने। अरे मत जाओ। क्यों? 10 दिन बाद। आहा, कुछ याद आया? तुम मुझे क्यों तोड़ रहे हो? चल के आम तोड़ते हैं ना। जा सीढ़ी लेके आ। सीढ़ी तो नहीं है। तो फिर स्टूल लेके आ। इससे तो काम नहीं चलेगा। क्यों ना हम पत्थर मार के आम तोड़े? मैं अर्जुन। कौन अर्जुन? महाभारत। अगर कोई मुझे कंधे में उठा लेता तो मैं ये आम जरूर तोड़ देता। मैं भीम। कौन भीम? महाभारत। अरे थोड़ा ऊपर करो। ओके, तो सारे टिकटॉक को चैलेंज है कि इस तरह से आप लोगों ने ये वाला फिल्टर लगाना है और उसके बाद आपने सीढ़ियों के पास आना है और उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ आपको नजर आ रहा है, आपने पहली सीढ़ी पे पाँव नहीं रखना, डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी। ओके, तो सारे टिकटॉक को चैलेंज है कि इस तरह से आप लोगों ने ये वाला फिल्टर लगाना है और उसके बाद आपने सीढ़ियों के पास आना है और उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ आपको नजर आ रहा है, आपने पहली सीढ़ी पे पाँव नहीं रखना, डायरेक्ट दूसरी सीढ़ी। सो बेंटन फैंस, ये गेम आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि ये बेंटन के बताओ ये वाला इमोजी मिलिए आलिया से जो डिटेक्टिव। गाइस अब मैं ये वाला ड्राइंग देख रहा हूँ, तो मैं बनाऊंगा नहीं, इतिहास की अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉपी में भी बना सकते हैं। आप देखते रहिए इसके स्टेप। अभी आप देख सकते हैं, अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। सही है, भी आते जाते हैं। अगर जीरो बैलेंस पे 10,000 का लोन लेना सीखना है तो सीखो ऐप अभी डाउनलोड करो। सीखो ऐप। ऐसे कपड़े फाड़ लिए देखो गाइस,
हाँ दीवार ये देखिए। कहानी है कैराग नाम के एक लड़के की, जो दिखने में तो एक साधारण इंसान है, लेकिन असल में वो एक खतरनाक माउंटेन लायन है। वो काफी समय से इंसानों के बीच रूप बदल कर रह रहा है और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही है। लेकिन एक रात उसे एक अजीब सा सपना आता है, जहां वो अपनी असली प्यूमा फैमिली के साथ जंगल में होता है। तभी उसके पिता उसे चेतावनी देते हैं कि इंसानों की दुनिया उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है, इसलिए हमेशा इंसानी दुनिया से दूर रहना। लेकिन कैराग उनकी इस बात को नजरअंदाज कर देता है और वो इंसानों की दुनिया में आने का फैसला कर लेता है। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। इस 20 साल के कैदी को एक ऐसी जेल में डाला जाता है जहां कानून का कोई वजूद नहीं, सिर्फ ताकत का राज होता है। यहाँ हर कैदी अपनी पहचान खून से बनाता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, तमाम कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस लड़के से वो टकरा रहे हैं वो असल में सब पर भारी पड़ने वाला है। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस वैन नजर आती है जो कुछ कैदियों को लेकर सीधा चाइना की एक खौफनाक जेल में पहुंचती है। ये कोई आम जेल नहीं होती, बल्कि यहाँ सिर्फ वो लोग रहते हैं जो इंतहाई खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। यहाँ जो भी कैदी कमजोर दिखता है उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी दिन कुछ नए कैदी भी लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का लड़का रिकी भी शामिल होता है। उसे इसलिए यहाँ भेजा गया क्योंकि उसने एक आदमी को बेरहमी से कत्ल किया था। रिकी को 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन कम उम्र की वजह से उसे सिर्फ 5 साल इस जेल में गुजारने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, फौरन अलार्म बज उठता है। गार्ड्स उसे रोककर सख्ती से चेक करते हैं, मगर उन्हें उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बावजूद मशीन लगातार सिग्नल देती रहती है कि उसके जिस्म में कोई लोहे की चीज मौजूद है। इसीलिए गार्ड्स उसे एक्सरे मशीन के पास ले जाते हैं। जैसे ही स्कैन होता है, सबकी आंखें फट जाती हैं, क्योंकि उसके सीने के अंदर एक नहीं बल्कि 5 गोलियां फंसी होती हैं। ये देखकर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि एक इंसान के जिस्म में इतनी गोलियां होने के बावजूद वह बिल्कुल ठीक कैसे खड़ा है। जब उससे पूछा जाता है कि उसने इन्हें निकलवाया क्यों नहीं, तो रिकी आराम से जवाब देता है कि यह गोलियां उसकी ताकत का हिस्सा है, इसीलिए उसने इन्हें रहने दिया। आगे दिखाया जाता है कि यह जेल 4 अलग-अलग हिस्सों में बंटी हुई है और हर हिस्सा एक खतरनाक कैदी के कब्जे में है। ये चारों अपने इलाकों के बादशाह हैं, जो चाहे करते हैं और जिसे चाहे सजा देते हैं। हर ब्लॉक का लीडर अपनी मर्जी के बगैर किसी को सांस लेने तक की इजाजत नहीं देता। जेल का हर कोना जुल्म, डर और खून से भरा हुआ होता है। सुबह होते ही सब कैदी अपने अपने कामों में मशरूफ होते हैं। तभी वहाँ एक कैदी आता है जिसका नाम सैमुअल होता है, जो वेस्ट ब्लॉक का लीडर होता है। आते ही वह एक बुढ़े कैदी विंग को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी होती। दरअसल विंग ने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार दी होती है और अब उससे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं होती। उसे पता होता है कि वह इन जालिम लोगों के दरमियान ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वह अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाता है ताकि वह उसे एक आखिरी तोहफा दे सके। लेकिन इसी दौरान सैमुअल उसका खिलौना छीन लेता है। विंग बेचैनी से अपना खिलौना वापस मांगता है, क्योंकि उसने उसे बहुत मेहनत से बनाया होता है, मगर सैमुअल बेरहमी से उस खिलौने को उसके सर पर दे मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और खिलौना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर वह धमकी देता है कि अगर दोबारा उसके खिलाफ गया तो जान से मार देगा। यह सब सुनकर विंग अंदर ही अंदर टूट चुका होता है और उसके दिल में बदले की आग भड़क उठती है। वह टूटे हुए खिलौने का टुकड़ा उठाता है और सैमुअल पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर सैमुअल का आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए सैमुअल दोबारा उस पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। विंग की चीखें सुनकर गार्ड वहां पहुंचता है, लेकिन उसे बचाने के बजाय वह उल्टा सैमुअल को और मारने की इजाजत देकर चला जाता है। सैमुअल अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि अचानक रिकी बीच में आ जाता है और उसके पैर पर जोर से लात मारता है। इससे सैमुअल का चेहरा नीचे लगी तेज कीलों पर जा गिरता है और एक कील उसकी आंख फोड़ देती है। उसका साथी रिकी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर रिकी की आंखों का खौफ देखकर वह सब डर कर वहां से भाग जाते हैं। सैमुअल जिंदा तो बच जाता है, लेकिन अपनी एक आंख खो देता है। अब उसके अंदर इंतहाई गुस्सा और बदले की आग जल रही होती है। वह हर हाल में रिकी को मारना चाहता है। इसी दौरान उसका आदमी मशवरा देता है कि रिकी को खत्म करने के लिए मैड ड्रैगन की मदद लेनी होगी, जो इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी है। वह इतना ताकतवर है कि किसी को भी अकेले ही खत्म कर सकता है। फिलहाल उसे वार्डन ने एक अंधेरी काल कोठरी में बंद कर रखा होता है, क्योंकि उसने हाल ही में एक कैदी को मार डाला था। इसी बीच सैमुअल एक गार्ड से मिलकर एक साजिश करता है। वह कहता है कि विंग को बता दिया जाए कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है। गार्ड विंग के पास जाकर उसे बताता है कि अब उसकी रिहाई कैंसिल हो चुकी है और उसे मजीद 20 साल इसी जेल में रहना पड़ेगा। ये सुनकर विंग टूट जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह इतना अरसा जिंदा नहीं रह सकता और सैमुअल उसे जरूर मार डालेगा। वह गार्ड से रहम की भीख मांगता है, मगर वह
होते हैं तब रिकी वहां आता है। वह विंग के हाथ में लगी हथकड़ी देखकर गार्ड से कहता है कि अब तो उसे आजाद कर दो और फिर वह खुद ही हथकड़ी तोड़ देता है। ये देखकर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं कि कोई इतनी मजबूत हथकड़ी कैसे तोड़ सकता है। रिकी फिर वही खिलौना निकालता है जो सैमुअल ने तोड़ा था और जिसे उसने दोबारा ठीक किया होता है। वो उसे विंग की लाश पर रख देता है ताकि उसकी रूह को थोड़ा सुकून मिल सके। विंग की मौत देखकर रिकी के अंदर एक बार फिर से गुस्सा भड़क उठता है और अब वह तय कर लेता है कि वह सैमुअल से हर हाल में बदला लेकर रहेगा। अगली सुबह सब कैदी नहाने के लिए आते हैं। जब रिकी नहा रहा था तब वहाँ सैमुअल आकर उसे घूर घूर कर देखने लगता है और इसी दौरान वहाँ वह संडा कैदी मैट ड्रैगन आ जाता है। वह सीधा आकर उसके मुंह पर मुक्का दे मारता है और रिकी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ एक कोने में जा गिरता है। लेकिन आगे से रिकी भी एक तूफान की तरह उठ खड़ा होता है और उसके पेट पर इतने जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट अंदर से फटकर बाहर आ जाता है और वह मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर सैमुअल एक कील को लेकर सीधा रिकी के हाथ के अंदर घुसा देता है। आगे से रिकी भी उसकी सब उंगलियों को एक तीली की तरह तोड़ देता है। अब रिकी का बदला लेने का वक्त आ चुका था और वह मौके का फायदा उठाकर एक मुक्का सीधा सैमुअल के पेट से आर पार कर देता है और आखिरकार सैमुअल का काम वहीं तमाम हो जाता है। सामने खड़े कैदी यह सब देखकर अपने होश ही खो देते हैं। इसी दौरान गार्ड आकर उसे वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। तभी वहां एक कैदी नरोमी जो नॉर्थ ब्लॉक का लीडर था वह उसके पास आता है। आया तो वह रिकी के अंदर अपना डर बिठाने के लिए था, लेकिन जब उसने रिकी के हाथों मैट ड्रैगन को मरता देखा तब वह उसे चूहे की तरह अपना दोस्त बनाने के लिए कहता है। लेकिन रिकी उसे कुछ भी कहे बिना वहां से चला जाता है। उसे सीधा एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। जैसे पहले मैट ड्रैगन था, इसीलिए अब उसे भी यहाँ इस सेल में डाल दिया गया। लेकिन तभी उसके सीने के अंदर दर्द शुरू हो जाता है और इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वह एक स्टूडेंट था और उसके माँ बाप पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। वह अपने माँ बाप की कब्र पर आता है तो वहाँ उसके सामने उसका मास्टर जैंग खड़ा होता है जो बचपन में उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता था। मास्टर उसे उसकी ताकत दिखाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह मास्टर पर हमला करता है मास्टर उसे एक ही झटके में नीचे गिरा देता है। इसीलिए यहाँ मास्टर उसे बताता है कि तुम अभी पूरी तरह मास्टर नहीं बने हो, तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। इसीलिए उसी दिन मास्टर उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और यहाँ मास्टर रिक्की से कहता है कि सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल करना होगा, फिर तुम्हें अपने दिमाग से सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। मास्टर उसके सामने एक पत्थर रखकर कहता है कि अपने पूरे दिमाग को कंट्रोल करके इसे तोड़ कर दिखाओ। इसीलिए रिकी खुद को कंट्रोल करके वहाँ रखे पत्थर को एक कागज की तरह चीर देता है। ये देखकर मास्टर वहाँ उस पर पत्थरों की बारिश कर देता है। आगे से रिकी भी उन्हें ऐसे चीर देता है जैसे कोई तूफान हो। आखिर में मास्टर सबसे बड़ा पत्थर उठाकर सीधा उसके सीने पर दे मारता है, लेकिन रिकी उसे भी आसानी से तोड़ देता है। अब यहाँ मास्टर को समझ आ जाता है कि रिकी अपने आप पर पूरी तरह कंट्रोल करना सीख गया है और अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रिकी दिखाया जाता है जो अपने सेल में बैठा था। इसी दौरान वहाँ एक गार्ड आकर उसे कहता है कि तुम्हें असिस्टेंट वार्डन ने बुलाया है। इसीलिए उसे सीधा असिस्टेंट वार्डन के पास लाया जाता है जिसका टेबल खाने से भरा पड़ा था। उसका एक हाथ नहीं था, इसलिए उसने अपने हाथ की जगह पर 2 कुंडों वाली हुक लगा रखी थी और खाना भी वह उसी हुक से खा रहा था। वार्डन गार्ड को रिकी की रिपोर्ट पढ़ने को कहता है। गार्ड उसकी रिपोर्ट पढ़कर बताता है कि रिकी एक यतीम था, उसके माँ बाप नहीं थे और वह बचपन से ही अनाथ आश्रम में रह रहा था। उसे स्कूल से भी इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वहाँ भी वह किसी को पकड़कर पीटना शुरू कर देता था। इसीलिए उसने म्यूजिक कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ उसने बांसुरी बजाना सीखा। यहाँ तक कि वह अपनी कम उम्र में ही एक गैंग के साथ मिलकर उसने एक आदमी की जान ले ली। इसीलिए उसे यहाँ इस जेल में लाया गया। यह सुनकर वार्डन उसके पास आकर पूछता है कि तुम्हारे सीने में 5 गोलियां आई कैसे, लेकिन रिकी मुस्कुराकर कोई भी जवाब नहीं देता। इसीलिए वार्डन उसे एक तस्वीर दिखाता है जो रिकी की दोस्त की थी। रिकी जब उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तभी वार्डन उसके हाथ पर वह कुंडों वाली हुक घुसा देता है और लगातार उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। वार्डन उसका मुंह खुलवाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आगे से रिकी उसके मुंह पर थूक देता है। इसीलिए गुस्से में आकर वार्डन उस तस्वीर को कुचल देता है जिसे देखकर रिकी का खून खल उठता है और उसने वहीं पर टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर वार्डन बिल्ली की तरह एक कोने में जा छुप जाता है। रिकी उसका मुंह तोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और वहां से चला गया। रात को रिकी अपने सेल में बैठकर उसी तस्वीर को देखकर बहुत उदास था क्योंकि यह तस्वीर उसकी दोस्त कीको की थी जो पहले दोनों हर दिन अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारते थे। लेकिन जेल आते ही उसकी जिंदगी एक कुत्ते की तरह होती जा रही थी। वह अपने आप को शांत करने के लिए वही बांसुरी बजाता है जो वह अपनी दोस्त के साथ बैठकर बजाता था, लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे बांसुरी बजाने से मना करता है और कहता है कि अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो बांसुरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन जब सैमुअल का चमचा
बच्चा अपने सेल से बाहर आया तब उसके पीछे कुछ कैदी पड़ जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से विंग अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब ये सब उससे विंग का बदला लेना चाहते थे। वो उसे नुकीली तलवार से काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ वही कैदी नारोमी आता है। वो उन्हें मारने से मना करता है, क्योंकि अगर उसे मार दिया गया तो तुम सबकी सजा और बढ़ा दी जाएगी, यहाँ तक कि उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। लेकिन वहाँ वोंग नाम का कैदी उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि जब हम पर जुल्म होता था तब तुम कहाँ थे? उस वक्त तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की? और अब जब हमारी बारी आई तो तुमने इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? वह कहता है कि हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसे खत्म करना होगा। ये सुनकर नारोमी गुस्से में आ जाता है और वही नुकीली तलवार लेकर उसका मुंह बीच से काट देता है, जिससे वह वहीं तड़पने लगता है। इधर ऊपर खड़ा वार्डन उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। वार्डन उसके मुंह में नुकीला हुक फंसाकर उसकी जिंदा लाश घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। उसी दिन वार्डन नारोमी को अपने पास बुलाता है और एक हथियार देकर कहता है कि जिस तरह तुमने वोंग को मारा है उसी तरह अब तुम्हें रिकी को भी जान से खत्म करना होगा। ये सुनकर नारोमी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वोंग तो एक आम कैदी था, इसीलिए उसने आसानी से मार दिया। लेकिन रिकी कोई आम सा कैदी नहीं है। अगर उसने रिकी से पंगा लिया तो वह उसे मैड ड्रैगन की तरह चीर देगा। लेकिन वार्डन का हुक्म था, इसीलिए वह मान जाता है। इसके बाद नारोमी जेल के ग्राउंड में आता है। वहाँ उसने वोंग को जंजीरों से बांधकर एक ढांचे पर लटका रखा था, ताकि उसको तड़पता हुआ देखकर बाकी कैदियों के दिलों में खौफ और बढ़ जाए और कोई भी दोबारा उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ना करे। वहाँ उसकी बॉडी को देखकर रिकी को बहुत बुरा लगता है। इसी दौरान नारोमी उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ मौके पर नारोमी उसे लात दे मारता है, लेकिन तभी नारोमी उसकी आंखों में पिसा हुआ कांच फेंक देता है, जिससे रिकी वहाँ पूरी तरह अंधा हो जाता है। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसी का फायदा उठाकर नारोमी उसके एक बाजू पर छुरा दे मारता है, जिससे रिक्की नीचे गिर जाता है। लेकिन मौके पर ही रिक्की को वहाँ पानी की पाइपलाइन मिल जाती है। वह जल्दी से पाइप तोड़ देता है, जिससे तेज पानी निकलना शुरू हो जाता है और वह अपनी आंखें धो लेता है और एक बार फिर से खतरनाक तूफान बन जाता है। और तभी वह उसके सर पर ऐसा जोर का थप्पड़ मारता है कि उसकी आंख कंछे की तरह निकलकर नीचे गिर जाती है। इसी दौरान वार्डन भी वहाँ पहुंच जाता है और नारोमी गिरता देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। रिकी जल्दी से अपनी नसों को खींचकर एक दूसरे से बांध लेता है और एक बार फिर से हमले के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान नारोमी हार मान जाता है और एक चाकू सीधा अपने पेट में घोंप देता है, लेकिन यह उसकी चाल होती है। रिकी जैसे ही उसके पास आता है वह अपनी आंतों को बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेट देता है, लेकिन रिकी उसे उठाकर उसके सर पर ऐसा मुक्का मारता है कि उसकी सब हड्डियां टूटकर चूर हो जाती हैं और उसका काम वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद रिकी वोंग की बॉडी नीचे उतारता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और वोंग मर चुका होता है। इसीलिए यह देखकर रिकी सब कैदियों से कहता है कि इस बेकसूर की मौत का जिम्मेदार वार्डन है, उसे जान से मार दो। इसीलिए सब कैदी उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी 3 लीडर आ जाते हैं, चे, किटामा और ब्रैंडन। वार्डन रिकी को चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो इन तीनों को हरा कर दिखाओ, लेकिन रिकी कुछ नहीं बोलता और वोंग की लाश उठाकर वहाँ से चला जाता है। वार्डन उसे ऑफर देता है कि मैं तुम्हें नॉर्थ सेल का लीडर बनाना चाहता हूँ, लेकिन रिकी मना कर देता है, क्योंकि वह किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता था। वह पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि उसकी वजह से उसके साथी मर चुके थे। दूर बैठा एक लड़का रिकी को देख रहा होता है। जब रिकी पट्टे से धुन बजाता है तो वह लड़का भी कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। तब रिकी उसके पास जाकर उसे सिखाता है, लेकिन वह रोने लगता है और जब अपना मुंह खोलता है तो पता चलता है कि उसकी आधी जुबान कटी हुई है। यह देखकर रिकी के अंदर वार्डन के खिलाफ गुस्सा और बढ़ जाता है। रिकी उसे अपनी बांसुरी दे देता है तो वह खुश हो जाता है। बदले में वह रिकी को कुछ पत्ते देता है, लेकिन रिकी को शक होता है, क्योंकि वे पत्ते नशा बनाने के काम आते थे और असल में ब्लॉक लीडर्स उन्हें बेचकर पैसा कमा रहे थे। वह लड़का बताता है कि यह पत्ते वेस्ट ब्लॉक से आए हैं। ऊपर से वह लड़की सब देख रही होती है, जो वेस्ट ब्लॉक की लीडर थी। वार्डन को भी सब पता चल जाता है और वह गार्ड पर गुस्सा करता है। तभी उसे पता चलता है कि कल असली वार्डन आने वाला है। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर रिकी हिम्मत हार देता है, लेकिन उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि जब तुम हारने वाले हो तो दुश्मन को कभी अपनी असली ताकत का एहसास मत होने दो। उसे यकीन दिलाओ कि तुम हार गए हो और फिर एक ही बार में अपनी सारी ताकत से हमला करो। रिकी भी वही करता है और दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी
ब्रैंडन वहां आ जाता है और रस्सी से हमला करता है जिसके आगे नुकीली कील लगी होती है। वह लगातार हमला करके रिकी की बॉडी को छेद देता है। इसी दौरान किटामा आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि इसी दौरान वहां अलार्म बजने लगता है और सबको अपने अपने सेल के अंदर जाने को बोला जाता है और जो नहीं जाएगा उसे गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन किटामा भी उनकी एक बात नहीं मानता और रिकी से बदला लिए बिना रुकने वाला नहीं था। इसीलिए गार्ड्स उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं और मौके पर ही सब वहां से भाग निकलते हैं। किटामा रिकी को एक सेल के अंदर ले आता है। सेल के अंदर आते ही दरवाजा बंद हो जाता है और दोनों तरफ से सीमेंट अंदर भरना शुरू हो जाता है जिससे वह दोनों सीमेंट में जमकर मरने वाले थे क्योंकि यह चाल वार्डन की ही थी। वार्डन हर हाल में रिकी का काम खत्म करना चाहता था लेकिन रिकी मौके पर ही दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाता है और किटामा को भी बाहर खींच लाता है। ये देखकर वार्डन हैरान रह जाता है क्योंकि उसे विक्की से यह उम्मीद नहीं थी कि वह किटामा की मदद करेगा। रिकी वहां खड़ा ही था लेकिन किटामा और सीमेंट के प्रेशर की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। वार्डन अपने गार्ड से कहता है कि कल वार्डन आने वाला है और जेल में जो कुछ हुआ है उसके सबूत मिटा दो। मैं बाद में रिकी को सबक सिखाऊंगा। अगले दिन सब वार्डन के आने का इंतजार कर रहे थे। कई घंटों के बाद भी कोई नहीं आता तो सब थक कर बैठ जाते हैं लेकिन तभी दूर से वार्डन की गाड़ी आती हुई नजर आती है जिसे देखकर सब अलर्ट हो जाते हैं। वार्डन के साथ उसका बेटा भी था। आते ही वार्डन को बताया जाता है कि कल नशीली पट्टियों का पूरा बैग रिकी नाम के एक कैदी ने जला दिया। ये सुनकर वार्डन गुस्से से भर जाता है। फिर उसे रिकी के पास ले जाया जाता है जहाँ रिकी एक सेल में बंद होता है और उसकी बॉडी सीमेंट से चिपकी होती है। लेकिन तभी रिकी अपनी बॉडी से सारा सीमेंट तोड़कर सीधा वार्डन का गला पकड़ लेता है। ये देखकर वार्डन ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है। रिकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वार्डन उसे जोर का इलेक्ट्रिक झटका देता है जिससे वह गिर जाता है। प्रेस तेज रफ्तार से उस पर गिर रही होती है लेकिन तभी प्रेस रुककर वापस ऊपर जाने लगती है। तब सामने किटामा दिखता है जो अभी जिंदा होता है। वह प्रेस को रोककर रिकी को बचाता है क्योंकि रिकी ने भी उसकी जान बचाई। रिकी तुरंत बाहर निकलता है और उसे भी बाहर आने को कहता है लेकिन किटामा इतना जख्मी होता है कि हिल नहीं पाता और प्रेस उसे कुचल देती है। मरते वक्त उसकी एक फोटो गिरती है जिसमें वो और उसकी माँ होती है। यह देखकर रिकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वार्डन एक और बटन दबाता है और रिकी दोबारा एक गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसे एक बड़े गड्ढे में जंजीरों से बांध दिया जाता है। वार्डन आकर कहता है कि सब कैदी एक एक करके रिकी पर मिट्टी डालो। दो कैदी मना कर देते हैं तो वार्डन उन्हें गोली मार देता है। डर के मारे सब रिकी पर मिट्टी डालने लगते हैं। वार्डन कहता है अगर तुम 7 दिन तक जिंदा रहे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वह एक बांस भी गाड़ देता है ताकि वह उससे सांस ले सके। रात को सब कैदी सदमे में होते हैं। कुछ लीडर आकर उस बांस को ब्लॉक कर देते हैं ताकि रिकी मर जाए लेकिन उनके जाते ही रिकी उस बांस को तोड़ देता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी दोस्त केको स्कूल से घर जा रही होती है जब कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है और बंद कर दी जाती है। वो बॉस उसे मारना चाहता था लेकिन वह भागकर बिल्डिंग से कूद जाती है और मर जाती है। जब रिकी को पता चलता है तो वह टूट जाता है और उस आदमी को ढूंढ कर मार देता है जो उसकी मौत का जिम्मेदार था। इसी जुर्म में उसे जेल भेजा गया था। दूसरी तरफ 7 दिन पूरे हो जाते हैं और रिकी को बाहर निकाला जाता है। सबको लगता है वह मर गया होगा लेकिन वह जिंदा होता है। यह देखकर वार्डन शॉक में आ जाता है। रिकी को फिर से सलाखों में जकड़ दिया जाता है। वार्डन उससे पूछता है तुम्हारे अंदर कौन सी ताकत है लेकिन रिकी चुप रहता है। तब वह लड़की आती है और ब्लेड उसके मुंह में घुसा देती है और उसे थप्पड़ मारती रहती है जिससे उसका मुंह खून से भर जाता है। फिर वार्डन टेप हटा देता है लेकिन रिकी सब ब्लेड उस पर फेंक देता है जो उसके मुंह में घुस जाते हैं। इसीलिए उसे दोबारा अंधेरी सेल में डाल दिया जाता है। उसी दिन एक कैदी चुपके से उसे खाना देने आता है लेकिन पकड़ा जाता है और वार्डन उसे मार देता है। वार्डन रिकी के सेल में आता है लेकिन वह गायब होता है। असल में रिकी छत से चिपका होता है। जैसे ही वार्डन आता है रिकी उस पर हमला करता है। बाहर आकर वह उस मरे हुए कैदी को देखता है और उसका गुस्सा फट पड़ता है। वार्डन वहां से भागता है लेकिन नीचे सब कैदी उसे घेर लेते हैं और जेल में जंग शुरू हो जाती है। वार्डन घूम रहा होता है तब एक कैदी कुछ बोल देता है तो वह उसका बाजू काट देता है। तभी रिकी वहां आ जाता है। वार्डन उस पर गोली चलाता है लेकिन रिकी उसे किसी और के सामने कर देता है और गोली उसको लग जाती है। तब वह लड़की और ब्रैंडन मिलकर रिकी पर हमला करते हैं। रिकी उबलते पानी में गिर जाता है। लड़की उस पर हमला करती है लेकिन रिकी उसकी टांग तोड़ देता है। ब्रैंडन भागता है लेकिन वार्डन उसे भी गोली मार देता है। अब वार्डन और रिकी आमने सामने होते हैं। रिकी उसे लात मारकर दीवार से टकरा देता है। तभी वार्डन एक बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। उसके पास भी स्पेशल पावर होती है। वो रिकी को पीटता है लेकिन रिकी उसे उठाकर ग्राइंडर में फेंक देता है और उसे कुचल देता है। आखिर में रिकी उसका कटा हुआ सर उठाता है। दूसरी तरफ सब कैदी और गार्ड्स लड़ रहे होते हैं। रिकी आकर सबको वार्डन का सर दिखाकर कहता है तुम सब आजाद हो। फिर वह जेल की दीवार तोड़ देता है और सब कैदी आजाद हो जाते हैं और यहीं पर यह कहानी खत्म होती।
कहानी की शुरुआत में हमें एक यंग लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मिन होता है।